ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टी9 स्वदेश पर। आज आरबीआई ने अपनी पॉलिसी जारी की। पॉलिसी में रेपो रेट को बिना बदलाव के 5.25% पर स्थिर रखा गया है और इसके अलावा एमपीसी का जो रुख है वो भी है न्यूट्रल। हालांकि महंगाई दर के अनुमान को आरबीआई ने थोड़ा सा बढ़ाया है और ग्रोथ के अनुमान को भी अपवर्ड रिवाइज किया है FY26 के लिए भी और आगे के आने वाली तिमाहियों को लेकर भी। तो जो बड़े बैंक हैं, जो देश के लीडर बैंक हैं, वो क्या सोच रहे हैं पॉलिसी को लेकर और उनकी स्थिति अभी कैसी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह, ये जरा चेक करते हैं, समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरबीआई पॉलिसी पर बातचीत करने के लिए एसबीआई के इंटरनेशनल बैंकिंग और ग्लोबल मार्केट्स के टेक्नोलॉजी के एमडी राणा आशुतोष कुमार सिंह। आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। सर, एज एक्सपेक्टेड पॉलिसी में स्टेटस को रहा है, हालांकि इन्फ्लेशन के टारगेट को थोड़ा बढ़ाया है, जो कि पिछली पॉलिसी में उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया था। क्या इसको लेकर चिंतित होने की जरूरत है सर? मेरे समझ से नहीं है, बिकॉज गवर्नर साहब ने बड़ा स्पष्ट किया अपने अनाउंसमेंट एड्रेस में कि इन्फ्लेशन मेनली जो प्रीसियस मेटल में थोड़ी फ्लक्चुएशन है, वोलेटिलिटी है, उसके वजह से ही है। बट अदरवाइज जो कोर जो एरियाज है उसमें इन्फ्लेशन में बढ़ने की कोई एस्टिमेट नहीं है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और कोई चिंता की बात नहीं। आशुतोष जी, अगर आपके बैंक के लिहाज से पूछें या फिर ओवरऑल अगर हम पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से पूछें, तो क्रेडिट ग्रोथ तो लगातार हम देख रहे कि बढ़ रही है। आरबीआई का सपोर्ट मिला है, 125 बेसिस का कट किया है तो उसका सपोर्ट निश्चित तौर पर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर चुनौतियां हैं। डिपॉजिट ग्रोथ वही 9 से 10% के आसपास है और उसकी वजह यह भी बताई जाती है कि अब जो हाउस होल्ड इनकम है वो बैंकों में जाने के बजाय वो इक्विटी में, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में जा रहा है। तो कितनी बड़ी ये चिंता है और क्या इसमें स्टेबिलिटी या फिर पिकअप के कोई संकेत हैं? आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं सर? जो आंकड़े कुछ, हमारा तो अभी बैंक का रिजल्ट आने वाला है कल, तो हम अपने बैंक के आंकड़ों के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। बट जो कुछ आंकड़े कुछ बैंकों के पब्लिश हुए हैं, तो दिख रहा है वो क्रेडिट ग्रोथ का 12 to 14% का जो ग्रोथ है और डिपॉजिट अराउंड 10% रफली जो ग्रोथ के नंबर्स हैं। बहुत चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि अगर किसी भी अगर देश विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमारी जो देश की विश लिस्ट है और हमारा एस्पिरेशन है, तो उस लिहाजा अगर देखें तो किसी भी इकोनॉमी में ये मिक्स होगा। हाउस होल्ड सेविंग पार्ट इन्वेस्टमेंट में जाएगा, पार्ट सेविंग में जाएगा। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है और ये बहुत चिंता की बात नहीं है। एक तरह से हम कहें तो अच्छी बात है। जो हमारा शेयर मार्केट, जो इक्विटी मार्केट है, उसका भी ग्रोथ होना चाहिए, जो म्यूचुअल फंड मार्केट उसका भी ग्रोथ होना चाहिए। देश का अगर सर्वांगीण कहें विकास अगर फिनेंशियल होना है, ये एक डायरेक्शन जो है वो सही है, उसमें कोई चिंता की वजह नहीं है। टेम्पररी मिसमैचेज हो सकते हैं कभी, बट आगे जाके हमें लगता है ऐसा कुछ बहुत परेशानी की बात नहीं है कि लिक्विड जो क्रेडिट सपोर्ट करना है बैंकों को, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत की संभावना मुझे नहीं दिखती। जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, जो बजट में एस्टिमेट्स आए हैं, उसको देखते हुए हमें आगे परेशानी नहीं दिखती। डिपॉजिट, द बैंक्स विल बी एबल टू सपोर्ट द क्रेडिट ग्रोथ रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी। सर, आरबीआई जो रिलीफ देता है रेपो रेट के फ्रंट पर, तो ट्रांसमिशन एक चैलेंज पहले भी रहा है। हालांकि रिसेंटली हमने देखा है कि ये पेस थोड़ा बढ़ा है ट्रांसमिशन का और आरबीआई गवर्नर ने भी अपने स्पीच में कहा कि 105 बेसिस पॉइंट का ट्रांसमिशन हो गया है। सर, आप जरा एसबीआई का बता पाएंगे, क्योंकि एसबीआई तो ना सिर्फ शहरों बल्कि छोटे छोटे गांव तक पहुंचे और लोग काफी ज्यादा निर्भर रहते हैं एसबीआई पर क्रेडिट के लिए। तो कितना ट्रांसमिशन आपने किया है सर? जो ट्रांसमिशन अगर देखें, कोई भी रिपो अगर जितने जो खास करके एमएसएमई के जो लोन के रेट होते हैं, वो आरबीआई की पॉलिसी जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से वो रिपो लिंक्ड होते हैं, तो उनकी ट्रांसमिशन तुरंत हो जाती है। जो लोन एमसीएलआर लिंक्ड होते हैं उनकी ट्रांसमिशन में थोड़ा वक्त लगता है क्रेडिट साइड में, और डिपॉजिट साइड में हमेशा वक्त ज्यादा लगता है, बिकॉज जो फिक्स डिपॉजिट उसकी रिप्राइसिंग में वक्त लगता है। थोड़ा लैग होता है इनिशियली थोड़े बैंक के लिए। क्रेडिट ग्रोथ की ट्रांसमिशन फास्टर होती है, डिपॉजिट वाली थोड़ी डिले होती है। जो गवर्नर साहब का स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा, उसमें जो उन्होंने कहा कि 105 बिप्स 105 बिप्स का रिडक्शन हुआ है क्रेडिट साइड में, 95 बिप्स का रिडक्शन हुआ है डिपॉजिट साइड में। हमारे बैंक का जो नंबर्स रफली जो हमारा ये होता है, हमारा ईबीएलआर लिंक लोन है, रफली 1/3 पोर्टफोलियो कर सकते हैं जो ईबीएलआर लिंक है, तो उसमें ट्रांसमिशन इमीडिएट होता है। बाकी एमसीएलआर लिंक है तो उसमें भी ट्रांसमिशन, चूंकि काफी वक्त हो गया तो ऑलमोस्ट जो ट्रांसमिशन होना था हो चुका।
सर एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, आरबीआई गवर्नर ने बैंकों में कुछ कुछ बदलाव को लेकर, मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर कुछ नियमों में आसानी करने की बात की है। उन्होंने कहा कि एनबीएफसीज के ब्रांच खोलने को लेकर थोड़ी रियायत दी जाएगी। कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर भी उन्होंने कुछ पॉजिटिव चीज़ें कही। साथ ही ये भी कहा कि जो फ्रॉड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उस पर जो मुआवजे की रकम होगी वो 25,000 तक हम करेंगे। ये पीएसयू बैंकों के लिए इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोई चैलेंज इमर्ज होगा? चैलेंज नहीं, क्या हम तो ये कहेंगे कि ये एनबीएफसीज हों या कोऑपरेटिव बैंक्स हों, ये कॉमर्शियल बैंक, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो प्रायोरिटी है देश की, तो उसके हिसाब से हम, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है। और अगर जो अभी भी वहाँ पर काफी कुछ करने की जरूरत है उस एरियाज में। सो अगर एनबीएफसीज एंड वो अपना नेटवर्क एक्सपैंड करेंगे और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अगर अपना उस एरिया में काम करेंगे, उसका स्कोप है। सो मैं ये कहूँगा कि ये कॉम्पिटिशन का मामला नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है स्ट्रक्चर, और सभी को कार्य करने की जरूरत है। तो जो हमारा टारगेट है फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित, वो मिलके अचीव कर पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई चैलेंज की बात है कमर्शियल बैंक्स के लिए। एक आखिरी सवाल आज तो सर, आरबीआई ने जो अब पॉलिसी का जो रुख है उसको न्यूट्रल ही रखा है और यहाँ से इन्फ्लेशन को लेकर थोड़े से आगे तनाव ऐसे दिख रहे हैं। आपको लगता है कि जो रेट कट आगे है आरबीआई की तरफ से फिलहाल के लिए वो पर्याप्त है, या फिर आपको लगता है कि आरबीआई के पास अभी और गुंजाइश है, या फिर सिस्टम को जरूरत है लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए रेट कट की? क्या आपको लगता है कि अगली पॉलिसी में आप रेट कट की उम्मीद करके ही चलेंगे? जो रेट कट का अभी तो जो स्टेटमेंट आई है उसमें न्यूट्रल रखा गया, जो स्टांस न्यूट्रल रखा गया। इसका मतलब जो हम लोग का असेसमेंट ये होता है कि न्यूट्रल है, इट कैन गो आइदर वे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन व्हिच विल इमर्ज। सो आगे जाके डिपेंड करेगा कि हम इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल कर पाएंगे, बाकी कैसे जो क्या डेवलपमेंट्स होंगी देश की। तो हमें मालूम है किस तरह डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जो हमारी जैसे बजट आई है, जो हमारा जो प्रोजेक्शन है जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट वगैरह, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है जियोपॉलिटिकल, थोड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है काफी दिन से। अभी अगर उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे इकोनॉमी पे। तो न्यूट्रल रखने का मतलब यह है कि बहुत सारे जो आगे आने वाले जो फैक्टर्स होंगे उससे इन्फ्लुएंस होगा। जिस तरह की जो डील बड़ी साइन हुई हैं और इंटरनली जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ हमारी है, सो हमें लगता है कि आगे कुछ मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, अनलेस की किसी बाहरी कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं, जो पोलिटिकल टेंशंस हैं, उसके वजह से अगर कुछ चेंज हुई तो हुई। अदरवाइज तो न्यूट्रल स्टांस है और रेट जितना करना था आरबीआई ने किया है। ठीक है, पर्याप्त कटौती हो गई है जो जरूरत थी एज एन इकोनॉमी और सिस्टम के लिए। आगे देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस किस तरह की इमर्ज होती है और कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं आरबीआई की पॉलिसी को। आशुतोष सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला इस अहम दिन पर और हमसे इस बहुत ही क्रूशियल मुद्दे पर बातचीत की। चलिए, इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। ब्रेक के बाद वायदा का शो एफएनओ जंक्शन आपने जाएगा नहीं।